इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, इनकाउंटर को बताया फर्जी। इशरत का इनकाउंटर एसआईबी और गुजरात पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, चार्जशीट में गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को बताया गया मुलजिम। मरकजी काबीना ने फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी ने कहा बहस से बचने की कोशिश। सीबीआई के इख्तियारात में तोसी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा दाखिल, इख्तियारात में मरहलावार तोसी से अदालत को किया वाकिफ। और ए के एंटनी ने दिफा में 49% एफडीआई की तजवीज को किया मुस्तरद, घरेलू सनद को मफलूज करने से किया ताबीर। और खबरें तफसील से। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 7 पुलिस एहलकारों को मुलजिम बनाया गया है, लेकिन इसमें किसी भी सियासतदान और आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं है। चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी सीबीआई अदालत में दाखिल की गई। 15 जून 2004 को हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने बिलाखिर अपनी पहली चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में दाखिल की। सीबीआई ने चार्जशीट में इशरत जहां व दीगर 3 अफराद की इनकाउंटर के नाम पर हलाकत को साजिश करार दिया है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था और गुजरात पुलिस के बाद अफसरों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। सीबीआई ने इस इनकाउंटर को स्टेज्ड इनकाउंटर करार दिया है। सीबीआई का कहना है कि इस इनकाउंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार समेत आईबी के दीगर अफसरों के रोल की मजीद तहकीकात की जरूरत है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इनकाउंटर में मुलविस हैं या नहीं। सीबीआई ने केस की तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांगा है। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि राजेंद्र कुमार और पीपी पांडे ने इशरत और जावेद से इनकाउंटर से कुछ रोज कबल खोदिया में बातचीत की थी, तो इस बात को साबित करता है कि इशरत को पुलिस अफसर एनके अमीन और तरुण भरोट वसाट से अगवा कर लाए थे। ताहम सीबीआई ने इस अमर पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद दहशतगर्द थे या नहीं। आज चार्जशीट फाइल हुई है और अभी जस्ट रिसेंटली सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है और उसके अंदर 5-6 एक्यूज को चार्जशीट किया है, बाकी को कुछ 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और उसमें 4-5 लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जिसमें एक 3 आईबी के ऑफिसर्स हैं, एक राजीव वानखेड़े, एमके सिन्हा, राजेंद्र कुमार, टी मित्तल और एंड अदर्स लिखा हुआ है कि औरों के खिलाफ भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 173A। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत जहां व दीगर 3 अफराद के इनकाउंटर के वक्त राजेंद्र कुमार गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। सीबीआई ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकाउंटर के वक्त गुजरात पुलिस के अफसरों को अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के नाम पर तैनात किया गया था, ताकि इनकाउंटर को खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा सके। ताहम सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया है। सीबीआई का कहना है कि इनकाउंटर में कुमार के मुलविस होने की मजीद जांच की जरूरत है। सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और साबिक वजीर ममलिकत दाखिला अमित शाह का नाम भी शामिल नहीं है। सीबीआई ने डीसी बंजारा, तरुण भरोत, एनके अमीन समेत 7 पुलिस अफसरों को इस केस में मुलजिम बनाया है। इन पुलिस अफसरों पर अगवा और कत्ल के इल्जाम आयद किए गए हैं। सीबीआई ने जोर देकर कहा है कि चार्जशीट सियासत पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इशरत जहां के घर वालों ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इशरत के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदा और पोजीशन का ख्याल किए बगैर उन्हें सजा दी जाए। इस मौके पर एनसीपी लीडर राजेंद्र अहवाड़ ने कहा कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समाजी कारकुन रऊफ लाला ने कहा कि अधूरे इंसाफ से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। आई है उससे हम खुश बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को पूरी इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि ये जो बात हम 9 साल से कह रहे हैं कि मेरी बहन बेगुनाह है, निर्दोष है, आज वो वही बात कानून कह रही है। कानून में साबित हो गया है कि उनका कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। आज
मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ ऑफिसर्स का नाम इसमें आया है, लेकिन मुझे पूरी इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बहन को मरवाया है, जिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से उनका कत्ल किया, उनको मारा है, उन लोगों को पूरी तरह से अभी नाम नहीं आया है, उन लोगों को सजा नहीं मिली है, इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से खुश नहीं हैं। 9 साल इस परेशानी को एक माँ ने झेला है। 9 साल से मैं बोलती आ रही हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है, और आज वो कोर्ट ने साबित कर दिया। देखिए, अधूरा इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं होता। हम समझते हैं कि जो चार्जशीट अभी आई है उसमें वो ऑफिसर जिन्होंने इशरत जहां का मर्डर किया है उनके नाम चार्जशीट हो गई है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि अभी भी 1-2 कदम हम दूर हैं। चार्जशीट में एक एरिया ओपन रखा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाएगी। 4 आईडी ऑफिसर्स के नाम उसमें दिए हैं, उसमें प्रमुख नाम राजेंद्र कुमार जी का है और वो चार्जशीट उनकी इंक्वायरी होके और अदर्स भी कहा है। अदर्स का मतलब मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने इस एनकाउंटर में कॉन्स्पिरेसी का केस दायर हुआ, और जैसे मेरे पहले जिन्होंने बात की और रघुलाल साहब ने आपको बताया कि आईटी जो भी मालूमात देती है वो स्टेट इंटेलिजेंस को दी जाती है और स्टेट इंटेलिजेंस वो मालूमात मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाके बताते हैं। ये पूरे देश की व्यवस्था में, पूरे देश की ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में ये किया जाता है, और इसका मतलब यह है कि इस कॉन्स्पिरेसी में उस वक्त के मुख्यमंत्री शामिल थे। हमें उस दिन तक न्याय मिला ऐसा हम नहीं मानेंगे जब तक देश को यह नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, किसने यह हत्या करवाई और इसका आनंद किसने लिया है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क की आवाम इस हकीकत से पहले ही वाकिफ हो चुकी थी कि यह इनकाउंटर फर्जी था। कांग्रेस तर्जमान मीम अफजल ने कहा कि अब सीबीआई ने भी इस पर मुहर सब्त कर दी है। मीम अफजल का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में कई इनकाउंटर्स फर्जी करवाए हैं। इंसाफ जो है वो अपना आप सामने आता है, और किसी भी बेगुनाह को मारेंगे तो उसका खून जरूर रंग लेकर आता है। इस एनकाउंटर को लेकर सर शुरू से कांग्रेस कहती रही कि फर्जी एनकाउंटर रहा है, क्या आप लोगों की बात सच हुई है? क्योंकि हमेशा से आप लोग मुद्दा बनाते रहे। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का पूरा देश इस बात को कहता रहा है, और सबसे ज्यादा मीडिया ने इस बात को सामने रखा कि फर्जी एनकाउंटर था, और ये एक नहीं है, कई ऐसे एनकाउंटर्स वहां पर फेक हुए हैं मोदी के राज में, और जाहिर है कि अब हकीकत सामने आ रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर इशरत जहां इनकाउंटर मामले में सियासत करने का इल्जाम लगाया है। वो ये है कि आतंकी हमलाओं में, आतंकी एनकाउंटर्स में कांग्रेस पार्टी सियासत करना बंद करें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मामला है, और ये मुद्दा जो इशरत जहां की मामला है, एनकाउंटर है, ये शुरू हुआ, मतलब एनकाउंटर भी उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद ही हुआ। सीपीएम पोलिट ब्यूरो की रुकन बरिंदा किरात ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट ने मोदी हुकूमत की पोल खोल दी है। चार्जशीट ने जो मोदी सरकार की तरफ से महामिथ्या प्रचार अभियान चला रहे थे कि ये इनकाउंटर नहीं, ये तो खुद उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, ये बिल्कुल साबित हो गया है कि कितनी गलत और मिथ्या कैंपेन था। जेडीयू का कहना है कि मुल्क ये जानना चाहता है कि इनकाउंटर की साजिश किसने रची थी। नई बात सीबीआई नहीं कह रही है, असली बात यह है कि किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया, किन लोगों की साजिश थी, कौन लोग इसमें शामिल थे, किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ, ये जानकारी जो है जरूरी है, और देश की जनता यही जानकारी चाहती है। अभी जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, मैंने सुना सीबीआई के डायरेक्टर का कहना था कि साहब ये प्रिलिमिनरी चार्जशीट है,
इन्वेस्टिगेशन उनका जारी रहेगा और कॉन्स्पिरेटर का वो पता लगाएंगे। तो हम लोग इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कॉन्स्पिरेटर कौन है। ये बात तो सबके सामने है, घोषित है कि इनकाउंटर जो है फर्जी था। मरकजी काबिना ने मुजवजा फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। काबिना की मंजूरी के बावजूद इस ऑर्डिनेंस को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलना जरूरी होगा। इख्तिलाफात के चलते गुज़श्ता 13 जून को काबिना ने इसे इल्तवा में डाल दिया था, लेकिन बुध के रोज काबिना ने फूड सिक्योरिटी बिल की मंजूरी का रास्ता साफ करने की पहल कर दी है। वाज़ेह है कि फूड सिक्योरिटी बिल की मंजूरी के बाद मुल्क की 2/3 आबादी को हर महीने 5 किलो अनाज 1 से 3 रुपए किलो फराहम कराया जाएगा। इस बिल पर अमलावरी के लिए मरकजी हुकूमत को 1,25,000 करोड़ रुपए का खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। बीजेपी ने फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस की मंजूरी को बहस से बचने से ताबीर किया है। आज कैबिनेट ने ये सर्वसम्मति से फैसला किया कि माननीय राष्ट्रपति को ये सिफारिश की जाए कि खाद्यान्न सुरक्षा पर एक अध्यादेश जारी किया जाए। वो सिफारिश कर दी गई है। मामला माननीय राष्ट्रपति जी के संज्ञान में है। जब वो अध्यादेश जारी हो जाएगा तो इसके ऊपर जो भी उचित प्रतिक्रिया होगी उसके बाद देना बनता है। सीबीआई को मजीद बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। हलफनामे में सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर और बरतरफी के लिए वज़ीर आज़म की सदारत में 6 रुकनी कमेटी की तजवीज़ पेश की गई है। यही कमेटी सीबीआई की कारकर्दगी पर भी नजर रखेगी। हलफनामे में एजेंसी के डायरेक्टर के ओहदे की मियाद 2 साल करने की तजवीज़ रखी गई है। इस हलफनामे पर 10 जुलाई को समाअत होगी। मरकजी हुकूमत ने सीबीआई को हुकूमत के दबाव से आज़ाद कराने से मुताल्लिक वुज़रा ग्रुप की सिफारिशात पर मुश्तमिल 41 सफ़ात का हलफनामा दाखिल कर दिया है। वुज़रा ग्रुप की सिफारिशात के मुताबिक वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर मुश्तमिल कमेटी को सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर का इख्तियार रहेगा और वज़ीर आज़म इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। तीनों की बनी हुई जो कमेटी होगी वही कमेटी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी। उस डायरेक्टर का या सीबीआई ऑफिसर का अगर कोई ट्रांसफर होगा तो इस कमेटी के परमिशन के बिना किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, न ही उनको हटाया जाएगा। केवल प्रेसिडेंट को पावर होगी अगर मिसबिहेवियर का कोई केस बनता है और मिसबिहेवियर का केस प्रूव होने की स्थिति में सीबीआई डायरेक्टर को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द फर्दर इंक्वायरी एंड ओनली आफ्टर इंक्वायरी कंडक्टेड डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में भी तरमीम की तजवीज़ रखी है। हलफनामे में सीबीआई डायरेक्टर आईपीएस होने को जरूरी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने सीवीसी, दाखिला सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेक्रेटरी और सीबीआई डायरेक्टर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने की बात कही है जो एजेंसी के दीगर अफसरान का तकर्रुर करेगी। मरकजी हुकूमत ने हलफनामे में वाज़ेह किया है कि एजेंसी की जांच में हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन और अपॉइंटमेंट सीबीआई के अंदर दूसरे जो ऑफिशियलों का जो अपॉइंटमेंट होता है उस अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्या व्यू होगा उसको हम 10 तारीख को डिसाइड करवाएंगे। सीबीआई के साबिक डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने सीबीआई की खुद मुख्तारी पर दाखिल किए गए एफिडेविट पर कहा कि एजेंसी की खुद मुख्तारी के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई स्टेप नहीं है सिवाय एक के, बाकी सब दिखाने के लिए हैं और दे आर नॉट सब्सटेंशियल स्टेप्स। इसमें कानून की भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। साबिक वजीर कानून अश्वनी कुमार पर कोयला घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी इसका एतराफ किया था। इसी मामले में अश्वनी कुमार को विजारत से हाथ धोना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता करार देते हुए मरकजी हुकूमत को एजेंसी को बाइख्तियार और आज़ाद बनाने के लिए एक कानून का मुसवदा अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। रेलवे रिश्वत सतानी मामले में सीबीआई की चार्जशीट में साबिक वजीर रेल पीके बंसल का नाम शामिल न किए जाने पर बीजेपी का कहना है कि एजेंसी वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रही है। बात भी उभर कर
सामने आ रही है कि इस क्लीन चिट के पीछे कहीं पीएमओ या पीएम यानी प्रधानमंत्री को बचाने की कवायद तो सीबीआई नहीं कर रही है। वैसे ही जैसे कोलगेट कांड की तरह इस रेलगेट कांड में प्रधानमंत्री की भूमिका तो नहीं रही, प्रधानमंत्री कार्यालय की। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर दिफा ए.के. एंटोनी ने वजारत कॉमर्स की जानिब से दिफा के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फीसद में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने दिफा के शोबे में FDI को 26% से बढ़ाकर 49% करने की तजवीज़ पेश की थी। एंटोनी ने आनंद शर्मा को एक खत लिखकर वजारत कॉमर्स की इस तजवीज़ को घरेलू सनत को नुकसान पहुँचाने वाली करार दिया। एंटोनी ने खत में लिखा है कि दिफा के शोबे में FDI के फीसद में इजाफे से मुल्क का इन्हिसार दीगर ममालिक पर हो जाएगा, जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एंटोनी ने दिफा के शोबे में 26% FDI को सही करार दिया। बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे को इलेक्शन कमीशन की नोटिस के बाद अब उन्हें इनकम टैक्स महकमे ने नोटिस रवाना किया है और उनकी जायदाद की तफसील तलब की है। याद रहे कि मुंडे ने हाल ही में कहा था कि 2008 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 27 जून को मुंबई में हुई एक किताब की इजराई तकरीब में मुंडे ने यह मुतनाज़ा बयान दिया था। बीजेपी लीडर के इस बयान पर इनकम टैक्स महकमे ने नोटिस भेजकर मुंडे की जायदाद की तफसील मांगी है, क्योंकि मुंडे ने चुनाव के दौरान दाखिल करदा हलफनामे में अपनी मजमूई जायदाद 2 करोड़ रुपए जाहिर की थी। उत्तराखंड में आइंदा 72 घंटों तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। रियासती हुकूमत ने सिविल और पुलिस इंतजामिया को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी है। इसी दौरान NDMA ने कहा कि बदरी रात के मुतासरा इलाकों में राहती सरगर्मियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 तारीख से रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ेगी 6 तारीख तक, 6-7 तक। 4 तारीख को 1 or 2 प्लेसेस में हेवी रेनफॉल भी होगा। 5-6 का हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत भर में सिविल और पुलिस इंतजामिया को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि कुदरती आफत से मजीद इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जाए। उधर उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर विजय बहुगुणा ने कहा
कि हुकूमत मुतासरा इलाकों की बाज़ आबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इसी दौरान NDMA के नायब चेयरमैन M शशिधर रेड्डी ने कहा कि बद्रीनाथ में सैलाब मुतासरा इलाकों से तमाम यात्रियों और सयाहों को बचा लिया गया है। सारे यात्री जो बद्रीनाथ जी में आखिर तक थे उनको हटाया गया है। कुछ स्थानीय लोग वहाँ से दूसरी जगहों पे जाने की मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और 46 गांव ऐसे हैं जहां पर एसेंशियल सप्लाईज को पहुंचाया गया है। 150 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी इनको पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पहुंचाने की जरूरत है। उधर कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने कहा कि हुकूमत ने साल 2013-14 की डिजास्टर पॉलिसी में तरमीम की है और मुतासरीन के लिए मुआवजे की रकम में इजाफा किया है। डिजास्टर की जो पॉलिसी थी 2013-14 की, उसके मुकाबले में जो अमाउंट है उसको काफ़ी बढ़ाया गया है। जैसे सपोर्ट फंड टू फैमिलीज ऑफ डिजीज्ड 3 लाख रुपया था, उसको 5 लाख रुपया किया गया है। 80% डिसेबिलिटी के लिए 1,50,000 थे, अब बढ़ा करके 2 लाख रुपया किया गया। वजीर मेहनत व रोजगार सीसराम ओला ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया है कि वो सैलाब मुतासरीन के क्लेम्स की जल्द से जल्द यकसुई करें। इस मौके पर कांग्रेस ने अपोजिशन से सियासत से गुरेज करने की अपील की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी ने सुषमा स्वराज के हालिया बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड के सैलाब की सूरत हाल से निमटने में नाकामी पर रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उत्तराखंड के बाद अब असम में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। महकमे मौसमियात आइंदा 3-4 रोज में असम में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने 4 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। असम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने सैलाब से निमटने के एहतियाती तदाबीर पर आला सतह की मीटिंग की। 22 जून को जयपुर में मुनक्किद हुए ETV उर्दू के 4थे सेमिनार चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज़ की कामयाबी पर ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्रा को मुल्क भर से लगातार मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी के तौर पर आज अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने जयपुर में ETV के दफ्तर पहुंचकर जगदीश चंद्र को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर ETV के जरिए अक़लियतों के मसाइल को नई आवाज़ देने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। अंजुमन के नुमाइंदों की तरफ से जगदीश चंद्र को सिपासनामा भी पेश किया गया, जिसमें कौम के लिए जगदीश चंद्र की खिदमात को शायरी में ढाला गया है। इस मौके पर हाजी इकरामुल्ला, डॉक्टर परवेज़ वारसी और हाजी इलियास समेत अंजुमन के कई नुमाइंदे मौजूद थे। साथ ही ETV राजस्थान न्यूज़ इंचार्ज प्रवीण दत्ता और ETV उर्दू के नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी भी मौजूद थे। उधर उत्तर प्रदेश के काबीना वज़ीर आज़म खान और अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला शरीफ ने जगदीश चंद्र को खत लिखकर सेमिनार की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। चंद्रा साहब से हमने मिलके इसलिए हम आए थे कि इन्होंने मुसलमानों को एक बेदारी पैदा कर दी है, उस पर कौम को जगाया है। एजुकेशन के मामले में भी हर तरह से यकजा करने के लिए उन्होंने जो काम किया है, उस दिन का हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि भाई जो आज हमारी कौम को आपने हर मसले से, एजुकेशन के मामले में, रोज़गार के मामले में, मुस्लिम मसाइल के मामले में जो प्रोग्राम दे। ये 4 कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं मुस्लिम मसाइल को लेके, और वो हर पार्टी के जो नज़रियात हैं एक स्टेज पे बिठाते हैं और सबके नज़रियात जो हैं मुस्लिमों के प्रति उनके क्या नज़रियात हैं वो असल में आवाम तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, ये बहुत बड़ा काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़ जो मुसलमानों के मसाइल को जो अपने TV के ज़रिए इराक में मुख्तलिफ मकामात पर हुए खुदकुश हमलों, फायरिंग और बम धमाकों में कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। सबसे ख़तरनाक हमला बगदाद के मज़ाफ़ात में नहरवान इलाके में हुआ। यहाँ लबे सड़क हुए बम धमाके में कम से कम 7 शहरी हलाक और 15 ज़ख्मी हो गए। बगदाद के ही मज़ाफ़ात में एक इमारत के अंदर 3 लाशें पाई गई। पुलिस के मुताबिक ये अफराद बंदूक की गोलियों का निशाना बने। उधर इराक के शिमाली शहर मोसल में 2 खुदकुश कार बम धमाके हुए। हमलावरों ने धमाकेख़ेज़ मवाद से भरी 2 कारें फौजी बैरिकेड से टकरा दी।
इन हमलों में 4 फौजी जवान और एक आम शहरी हलाक हो गए। खुदकुश कार बम धमाकों में 23 अफराद के जख्मी होने की इतला है। 3 रोज़ के दौरान इराक में हुए तशद्दुद के वाक़यात में 123 अफराद मारे जा चुके हैं। मिस्र में फौज की जानिब से सदर मोहम्मद मुर्सी को बहरान के हल के लिए दिया गया 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। सदर मुर्सी ने फौज के अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अभी तक फौज की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फौज ने मुल्क के अहम इदारों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस दौरान एहतजाजियों ने मुल्क में खूनरेजी रोकने के लिए फौज से मदाखलत की अपील की है। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मिस्र में फौज और सदर मुर्सी के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। फौज के अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हुए मिस्र के सदर मुर्सी ने एक बार फिर अवाम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो मुल्क की मुंतखब हुकूमत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। मुर्सी ने इंतबाह दिया कि अगर किसी ने मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हालात मजीद संगीन होंगे। ازاي ما تتسرقش مننا الثورة؟ أنا قدامكم ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا عايز أحافظ على حياتكم। सदर मुर्सी का कहना है कि फौज को गैर जानिबदार होना चाहिए और किसी भी ग्रुप की जानिबदारी नहीं करनी चाहिए। الجيش المصري ده بنيناه كلنا بعرقنا بدمنا بمواردنا. احنا عايزينه جيش قوي. انا عايز ولادي يمتلكوا كل ارادتهم وسلاحهم والشعب من وراهم. اوعوا ابدا مؤيدين او معارضين تسيئوا للجيش المصري। वहीं मुर्सी के मुखालफिन मुर्सी की तकरीर को धमकी से ताबीर कर रहे हैं और फौज को मसीहा तसव्वुर कर रहे हैं। هنرجع تاني نملى النهارده قصر الاتحادية وقصر القبة وقصر عابدين وميدان التحرير، وكمان هنرجع نروح بكثافة النهارده عند مقر الحرس الجمهوري. لازم يبقى في ناس، كل الشعب المصري هناك موجود النهارده يقول له انه يجب الا تتحرك او يجب عليك ان تتحرك للقبض على هذا الشخص فورا بتهمة الدعوة الى قيام حرب اهلية। फौज भी मुर्सी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फौज ने वाजह कर दिया है कि अगर मुकर्रर वक्त में सदर मुर्सी ने सियासी बहरान का हल नहीं निकाला तो वह मुल्क के इस्लामी आइन और ऐवान को तहलील कर देगी, नया आइन तश्कील देगी और नए सिरे से सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी। फौज ने कहा है कि वह मुल्क के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि इन तमाम सूरत हाल के बीच मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कई वज़रा समेत वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने भी फौज की हिमायत में इस्तीफ़ा दे दिया है। पुलिस भी फौज के साथ है और इख्वानुल मुस्लिमीन के दफातर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार कर दिया है।